गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का पहली क्लास है, तो हम लोग आज करेंट अफेयर से शुरू करते हैं। स्पेशली ये जो है टीआरई 4.0 जो है उसके लिए है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम लोग पीपीटी के रूप में इसको करेंगे जी, इसको देख लेते हैं। खासकर जो है पेन हो गया यहाँ से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को शायद ठीक से दिखाई दे रहा होगा। हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से करेंगे इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन है इंदौर, अहमदाबाद, जबलपुर और दिल्ली। इसमें हम लोग देखेंगे तो अहमदाबाद सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका इंदौर। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो सही होगा वो इंदौर होगा, है ना। इसमें स्वच्छ के रूप में जो है पहले इंदौर ही आएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर अहमदाबाद आता है। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुगाड़ द्वीप, पुगाड़ द्वीप जो है ना, ये पुगाड़ द्वीप जो है ये जो समुद्र स्तर बढ़ने के कारण जो है जलमग्न की समस्या का सामना कर रहा है, और यह इस द्वीप समूह का एक हिस्सा है। मतलब ये द्वीप जो है काफी जो है सभी समाचार में रहा है। तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं। इसको ये जो द्वीप है कहाँ पे है, किन द्वीप समूह का ये एक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिलीपींस का। ये इसका ये फिलीपींस का है ना। इसके आसपास अगर हम लोग देखें तो इसके आसपास जो है बहुत सारा द्वीप है। इसके आसपास जो है बहुत सारा द्वीप है। ये अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो ये जो नॉर्थ डेंजर द्वीप कहलाता है ना। नॉर्थ डेंजर द्वीप में ये कहलाता है। इधर बगल में हमारा मॉरिशस, मॉरिशस तो काफी है, श्रीलंका के बगल में हो गया। मालदीव तो हमारे आसपास ही है, लेकिन प्लीज तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो वो जो होगा, एक मिनट, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने किस पौधों का प्रयोग करके घाव भरने वाला पैड विकसित किया है। तो उसको पहनने से जो होता है ना, घाव जो भी खुजली वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है। एक वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। जैसे इसमें हम लोग देखें जैसे कि हाथी घास ऑप्शन में है, लेमन घास है, लाल आईवी पौधा है, लाइकन पौधा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा लाल आईवी पौधा। ओके, सह्याद्री रिजर्व वन किस राज्य में स्थित है। सह्याद्री रिजर्व वन जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। नहीं तो इसका ऑप्शन महाराष्ट्र में है क्या, कर्नाटक में है, या उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह का सवाल जो है हमारे एग्जाम में आते भी है, और ऐसे सिर्फ यही एग्जाम में नहीं, ऐसे बहुत सारी एग्जाम में सवाल इस तरह का पूछा जाता है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। ओके, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा किस राज्य ने शीशम संरक्षण अधिनियम, जो कि 1955 से स्टार्ट हुआ था और 2023 तक वो लगभग चला, को समाप्त कर दिया है। 2023 से 2025 था ये, है ना। 2025 होना चाहिए यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गोवा। इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ने किया है कि वहाँ पर जो शीशम पौधा जो मतलब पेड़ जो था वो बड़ी मात्रा में लगाया जा रहा था। तो ये हम लोगों का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कहाँ चल गया पीपीटी।
थोड़ा नेक्स्ट सवाल जो है, जैसे फिनिक्स रूप श्रेणी किससे संबंधित है? फिनिक्स रूप श्रेणी जो है ये किससे संबंधित है? मछली की प्रजाति, जुगनू प्रजाति, तार की प्रजाति या मछली की प्रजाति? तो इसका जो आंसर होगा वो है तार की प्रजाति। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा तार की प्रजाति, है ना। बहुत सारा समस्या आ रही है दोस्तों, कभी पेन काम नहीं करती है। इसमें आंसर होगा हमारा तार की प्रजाति। सॉरी गलत किए हुए इसके कारण ये समस्या आ रही थी। इसमें आ जाएगा आंसर हमारा तार की प्रजाति। एरा मट्टी डी बालू किस राज्य से संबंधित है? देखो एरा मिट्टी डी बालू जो है एक ये एक तरह से देखा जाए इसका ढेर होता है, इस तरह से, है ना, लाल मिट्टी का ढेर होता है इसमें। रेड जो है रेड स्टोन होता है खासकर। ओके, थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। रेड स्टोन का ये मतलब ढेर होती है ना, ढेर। तो ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में मतलब सर्वाधिक मात्रा में इसको देखी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा होगा, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा या आंध्र प्रदेश होगा? देखिए दोस्तों, सारा आंसर देखें तो इसका आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, है ना। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो इसमें जो है कच्चा थीवु द्वीप किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये कच्चा थीवु द्वीप जो है काफी न्यूज में चर्चा में भी रहा है, और ऐसा द्वीप है जो काफी विवादित भी है। ये दो देशों के बीच एक तरह से तनाव का माहौल भी हो जाता है। आसपास से जो लोकल जो लोग होते हैं एक दूसरे के देश, हमारे पड़ोस होने के नाते जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे देश से जाते आते रहते हैं, है ना। तो वो देश जो है जापान व चीन है, भारत व श्रीलंका है, या उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया के मध्य है, या भारत व बांग्लादेश के मध्य है? देखिए दूसरा आंसर जो होगा वो भारत और श्रीलंका के मध्य ये द्वीप पाया जाता है, जो काफी विवादित रहा है, जिसमें से खासकर जो है हमारे तमिलनाडु हो गया के जो मछुआरे लोग जो है खासकर वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, जिसके कारण ये काफी खास हो जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है इस द्वीप को लेकर हमेशा विवाद रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसके अंतर्गत जो है जितने भी जीव जंतु की सुरक्षा कैसी करनी है, कौन कौन सी व्यवस्था करनी है ना, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाई गई है। तो कब वो की गई है? 1972 में, या फिर 2003 में, 1950 में, 1998 में, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो 2003 होगा, है ना, 2003 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 23 जून को, 21 मई को या 13 अप्रैल को? देखिए दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 22 मई को मनाई जाती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सब पीडीएफ बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पीडीएफ। आज ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा है, तो हम लोग धीरे धीरे जो है सीक्वेंस में आएंगे और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ सवाल देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, एक तरह से पॉलिटी का सवाल है, और स्टैटिक्स जैसे जो सवाल आते हैं कि सिर्फ टीआरई 4 का सवाल में आने की संभावना नहीं, बल्कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी ये सवाल काफ़ी बार पूछी भी गई है और संभावना भी बनी रहती है। जैसे ऑप्शन है, तो क्या क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 की,
तो 8 के अनुसार कौन से कथन हमारे से उसे विचार करना है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक समय तक कारावास सजा काटने पर 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि कोई प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, अगर उसके ऊपर 6 वर्ष तक का अगर कारावास हो गया है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये 1 नंबर का कथन है। ओके, सेकंड नंबर देखिए, आरोप तय होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब अगर उसके कोर्ट ने अगर उसको जो है उसके ऊपर आरोप तय कर दिया है कि आप उसमें आरोपित है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? 6 माह तक सजा काटने पर लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा सदस्य चली जाएगी। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि 6 माह तक अगर कोई मंत्री या फिर कोई उम्मीदवार को अगर कोई सजा मिली हुई है, तो क्या उसकी जो सत्ता जो है उसकी चली जाएगी? नेक्स्ट है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा सही है। तो इनमें से कोई नहीं या सिर्फ ए और बी। तो इसमें जो आंसर है, ये कथन सही है ना। 2 या 2 से अधिक समय तक कारावास सजा काटने पर 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 या 2 से अधिक समय तक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्षों, तब यहाँ पर वर्ष लिखना भूल गया है, ऐसा हम लोग सुधार कर लेते हैं। वर्षों तक कारावास सजा काटने पर 6 वर्ष तक जो है ना चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कथन तो सही है। आरोप तय होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या ऐसा कोई कथन होगा? अगर आरोप तय होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये कथन से चुनाव लड़ सकता है। 6 माह तक सजा काटने पर लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा सजा चली जाएगी। ऐसी कोई प्रावधान अभी नहीं देखने को मिलती है। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो 1 नंबर आपका ऑप्शन जो है हमारा, तो ज़्यादा चांस बनती है कि 1 नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए इसमें देखते हैं। काफी समस्या तो आ ही रही है, स्पीकर भी ठीक से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो ये भी कथन बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह का सवाल हमारे टीआरई फोर में भी देखने को मिलेगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार इसमें मतलब विचार करना है कि कौन सा कथन हमारा उसके अकॉर्डिंग सही है। अनुच्छेद 75 जो है, अनुच्छेद 75 केंद्र के बारे में है। अनुच्छेद 164 राज्य जो है उसके बारे में जो व्याख्या करता है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के बारे में है। जितने भी है, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, या कोई अन्य मंत्री हो, इसके अंतर्गत आते हैं। कथन ऐसा सही है क्या? देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें मंत्रियों के आरोपित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर मंत्री पद छोड़ने के संबंध में व्याख्या करता है। ऐसा कोई इसमें प्रावधान है कि इसमें जो है मंत्रियों के बारे में चर्चा की गई है, जिससे कि अगर न्याय सिद्ध हो जाता है या न्यायालय में उसका खिलाफ जो है केस चल रही है, क्या मंत्री पद उसकी चली जाएगी? ऐसा कुछ प्रावधान। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के मंत्रियों को संरक्षण का प्रदान करता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? केवल ए होगा या केवल ए और बी दोनों होगा, है ना। तो इसमें जो है ये तो ठीक है, ताकि अनुच्छेद 75 जो है ना, अनुच्छेद 75 में केंद्र के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के बारे में है, और 239 ए में दिल्ली के बारे में है। चाहे उसमें पीएम हो, सीएम हो, जितने भी मंत्री है सब उसके अंतर्गत में आते हैं। और खासकर ये जो हमारी इधर फिलहाल अभी लोग देखे थे, जो अरविंद केजरीवाल के साथ जो घटनाएं घटी थी और दिल्ली में जिस तरह की सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह के वहाँ हम लोगों को देखने को मिला नौटंकी की तरह का, उसको देखते हुए लाया गया है, ताकि जेल में रहते हुए भी सरकार चलाई गई थी, है ना। तो उसको दूर करने के लिए और सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए, हमारे लोकतंत्र को और पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। तो इसमें कौन कौन सा कथन, ए कथन तो सही है, बी भी कथन सही है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ए और बी दोनों होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है
ऐसे लोकसभा उम्मीदवार का नाम क्या है जो 1991 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सोचिए कि हमारे संविधान में ऐसा तो कहीं व्याख्या नहीं है कि कोई उम्मीदवार जो है 3 या 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से या कहीं भी निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है ना? लेकिन एक बार ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है 1991 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या सोनिया गांधी थी वो, श्री देवीलाल थे, या श्री प्रणब मुखर्जी थे, या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, श्री देवीलाल आंसर होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र 2 ही क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। भारतीय नागरिक कौन है ना? भारतीय नागरिकता, जो कि नागरिकता एक बहुत बड़े भी विषय चल रहा है सिटीजनशिप को लेकर, तो उसको देखते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछी भी गई है और हमें उम्मीद है कि टेरी 4 में या फिर जिसने भी एग्जाम्स आने वाली है उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो नागरिकता कौन हो सकता है, कौन है, या तो भारत के नागरिक भी जितने भी है तो कौन कौन नागरिक है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 10 जुलाई 1987 ईस्वी के बीच में भारत में जन्मा व्यक्ति, इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो ऑटोमेटिक है क्या वो भारत का नागरिक होगा? नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 जुलाई 1987 ईस्वी से 3 दिसंबर 2004 ईस्वी के बीच जन्मा भारत, मतलब भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, साथ में माता पिता भारतीय हो, माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो और इसका जो जन्म हुआ है इसके बीच में हुआ है, क्या वो नागरिक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 दिसंबर 2004 ईस्वी के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति, मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत में कोई व्यक्ति जन्म लिया है, परंतु साथ में कंडीशन दिया है माता पिता कोई एक भारतीय या दूसरा अवैध प्रवासी न हो, इस तरह की बात रखी गई है। माता या पिता भारतीय हो, भारतीय तो है परंतु बच्चा विदेश में जन्मा है और 2 वर्ष बाद भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराया, क्या ऐसा कोई नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, एक तो 1 नंबर एकदम बिल्कुल सही है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 10 जुलाई 1987 ईस्वी के बीच में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति वो ऑटोमेटिक है कि उसको भारतीय नागरिकता मिल गई है। फिर 10 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में भी अगर कोई व्यक्ति जन्मा है भारत में और उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय है तो वो ऑटोमेटिक है कि भारत का नागरिक हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन है सी नंबर, 3 दिसंबर 2004 ईस्वी के बाद अगर भारत में कोई व्यक्ति जन्मा परंतु माता पिता कोई भी अगर भारतीय है या अगर कोई भी, और दूसरा अगर कोई अवैध प्रवासी ना हो, कोई भी दोनों में से, या जब माता है ना, या तो अगर चले जब माता या पिता कोई भी जो है अप्रवासी ना हो, मतलब कि इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता ना ली हो, नहीं तो इलीगल तरीके से ना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, है ना? तो ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होना चाहिए इसमें, देखिए यहाँ तक ये बात सही कर रही है, लेकिन 2 वर्ष नहीं है, इसके जगह जो है वो 1 वर्ष की बात रखी गई है ना? इस पे भी हम लोगों को देखना है। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, है ना? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम। निर्वाचन आयोग के बारे में सवाल है जो कि इधर हम लोग देखे थे बंगाल के चुनाव में किस तरह से विवाद रहा। नागरिकता निर्वाचन आयोग के संदर्भ में तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको। नागरिकता की सत्यता की जांच की का अधिकार है क्या निर्वाचन आयोग को, कि नागरिकता संबंधित जो भी समस्या है क्या सत्यता की जांच का अधिकार है उसके पास? नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में अंतिम निर्णय क्या निर्वाचन आयोग ही करता है? 3 नंबर ऑप्शन है, जिसके पास मतदाता सूची पहचान पत्र नहीं है क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? नागरिकता के संदर्भ में सबसे सर्वोच्च संस्था है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि निर्वाचन आयोग जो है आ, जो नागरिकता के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था है, ताकि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है वो जांच परख कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, ऐसा कोई प्रावधान है? तो देखते हैं। तो इसमें जो सही होगा, ये बात एकदम बिल्कुल गलत है कि नागरिकता के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था निर्वाचन आयोग नहीं है। ठीक, सी नंबर ऑप्शन भी जो है
जिसके पास मतदाता सूची में पहचान पत्र नहीं है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसी भी कोई प्रावधान नहीं है। भले अगर पहचान मतदाता सूची में अगर उसका नाम नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, अगर पात्र नहीं है, ऐसी नहीं कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। वो सिर्फ है वोट देने के लिए है, इलेक्शन के लिए है, सिर्फ उसको मत रखा गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दी है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में अंतिम निर्णय क्या निर्वाचन आयोग करेंगे? नहीं, अंतिम निर्णय तो कौन करेंगे भाई? ये तो नहीं कर सकता है। अंतिम निर्णय तो ये होगा कि जितने भी हमारे नागरिकता होने का ये जो प्रावधान है, अगर उस सब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो भारत सरकार करेगी, केंद्रीय जो है सेंट्रल सरकार की अ, जो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय जो है वो देख रेख करेगी, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर किसी जगह विवाद है उसको सुप्रीम कोर्ट देख रेख करेगी। ए नंबर ऑप्शन नागरिकता की सत्यता की जांच कर सकता है। ए नंबर बात बिल्कुल सही है कि ये जांच कर सकता है कि नागरिकता की सत्यता, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, तो मतदाता सूची में ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वो निर्णय ले सकता है। परंतु उसकी नागरिकता रहे या ना रहे उसका अंतिम निर्णय वो नहीं है ना। 17 नंबर सवाल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली ए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा। ओके, 17 नंबर सवाल लेते हैं। आईबी, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बोलते हैं, आईबी का अभी वर्तमान निर्देशक नियुक्त किया गया है ना। कौन है? तपन कुमार डेका है, महेश दीक्षित है, तुहिनकांत है, या अनिल चौहान है? इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा, महेश दीक्षित है। क्या ना, क्या आंसर होगा? महेश दीक्षित है। ये अभी वर्तमान में बना है ना, ये वर्तमान में भी बना हुआ है। हम्म। तो इसमें और ये जो तपन कुमार डेका जो है ये पहले है, इसी अभी फिलहाल यही अपना जो है इसका ये हटा है, मतलब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद ये निश्चित बना। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 15 कितना हो गया, 17 सवाल, 17 सवाल पे जो है हम लोग आज करने देते हैं, क्योंकि इसी को बनाने में काफ़ी मेहनत लग गया है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और पारदर्शिता के साथ और वो सब कंटेंट लाएं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। चलिए, तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल और बेटर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू आप लोगों को।